यूनिट 5 ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये डिस्कस किया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ, और वो फोर्स डिपेंड करती है उन मैसेज के प्रोडक्ट के और जो उन दोनों मैसेज के दरमियान में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। जितने मैसेज ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितना दोनों मैसेज के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अर्थ से रिलेट करें कि इन दोनों बॉडीज़ में से, इन दोनों मैसेज में से एक मैस अर्थ है, जैसे एक बिगर मैस है वो हम एज्यूम करते हैं ये अर्थ है, और ये उसके करीब या उसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है, तो अब इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ की वजह से हम उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बॉडी का वेट होता है जो हमेशा टुवर्ड्स अर्थ एक्ट कर रहा होता है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अर्थ के केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहेंगे, यानी कि हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी फाइंड आउट कर सकेंगे। दिस जी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये एक कैपिटल जी है और इससे पहले हम एक स्मॉल जी पढ़ चुके हैं यूनिट 2 में, दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। इन दोनों जी में क्या डिफरेंस है? दिस इज़ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एंड दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट डिफरेंस तो डेफिनेशन का है, इसकी डेफिनेशन आपको यूनिट 2 में मिल जाएगी, और ये कैपिटल जी जो है दिस इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये दोनों की डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया। सेकेंड यूनिट फार्मूले के इस जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वेट पता हो और मास पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, देन W इज़ इक्वल टू एम जी एंड G इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाई M से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कैपिटल G को कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम रीअरेंज करें, G विल बी इक्वल टू FD स्क्वायर डिवाइड बाई M1 टाइम्स M2। ये दोनों के फार्मूले में डिफरेंस आ गए। यूनिट में डिफरेंस है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस यूनिट के डिफरेंस से पहले एक और डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि इनकी वैल्यू का भी डिफरेंस है। स्मॉल जी की वैल्यू है 10 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द फिफ्थ डिफरेंस इज वेरिएशन। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ये वेरी करता है, चेंज होता है, जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएं इतनी इस जी की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मतलब है ये जी की वैल्यू वेरी करती है, वाइल कैपिटल जी इज़ कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू हर जगह पे सेम रहती है। यहाँ पे हमने इसको टॉपिक में भी डिस्कस किया था। इट्स वैल्यू इज़ कांस्टेंट एंड इज़ सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर। तो हमारे पास 5 डिफरेंसेस हैं कि अगर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एंड कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन में डिफरेंस लिखें, तो इन 5 पॉइंट्स में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स का ही जो थर्ड लॉ है, इन दोनों को हम रिलेट करके अभी देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस हैं, तो जब भी कोई नेट फोर्स एक्ट कर रही हो, किसी भी बॉडी पे कोई नेट फोर्स हो, तो वहाँ पे हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस वजह से हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ भी वैलिड है या नहीं।
न्यूटन का ही ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या इसका अपना ही थर्ड लॉ भी यहाँ पे वैलिड होता है या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर हमने रिलेट करना है तो उसके लिए अगेन हमारे पास यही फिगर है, इसमें दो मैसेज हैं। हमने ये नोट किया है कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर m1 मैस m2 को f फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो मैस m2 m1 मैस को भी एक फोर्स नेगेटिव f से अट्रैक्ट कर रहा होगा। नेगेटिव f का मीन्स कि उसके ऑपोजिट, एक्चुअली मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, दोनों सेम फोर्सेस के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हम इस फोर्स f को जो मैस m1 की अट्रैक्टिव फोर्स है इसको एक्शन फोर्स कंसीडर करें तो मैस m2 की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम रिएक्शन फोर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं। तो एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक राइट वर्ड है और दूसरी लेफ्ट वर्ड है। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो कर रहे हैं। It is to be noted that mass m1 attracts m2 towards it with a force F while mass m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude F but in opposite direction। वही डिस्कशन है कि mass m1 m2 को अट्रैक्ट करता है एक F फोर्स के साथ और इसी तरह mass m2 m1 को अट्रैक्ट करता है उतनी ही फोर्स के साथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम m1 की फोर्स को एक्शन कहें और m2 की फोर्स को रिएक्शन कहें तो द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इससे हमें पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ कंसिस्टेंट या उसको फॉलो कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। वो क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इन ऑपोजिट आर ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस टॉपिक का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, ब्रीफली डिस्क्राइब दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ इसका आंसर बनता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक सब टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड के लिए हम पहले फील्ड फोर्स को समझेंगे कि फील्ड फोर्स क्या चीज़ है। अभी तक जो हमने फोर्सेस पढ़ी हैं उसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती थी तो तब फोर्स एक्ट कर रही होती थी, लेकिन ग्रेविटेशन में जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसमें दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ अटैच ना भी हों तो उस टाइम पे भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इट मीन्स के विदाउट एनी कांटेक्ट यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी फोर्स, ऐसी नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ये मैस m1 के इर्द गिर्द एक फील्ड बनी हुई है जिसमें इसकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी कि अगर उस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हुआ तो उसको वो अट्रैक्टिव फोर्स फील होगी और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैस m2 के अराउंड एक फील्ड बनी हुई है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। उस फील्ड के अंदर इसकी फील्ड फोर्स है। अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैस आ जाए तो ये मैस m2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हम इसी एक मैस को कहें ये अर्थ है तो उसका मैस ऑफ अर्थ होगा तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे और उस अर्थ के अराउंड जितनी एक फील्ड होगी जिसमें वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही होगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल है, जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। जी कांस्टेंट है, मैस m1, एक बॉडी को हम कहते हैं कि ये बॉडी अर्थ है
तो यहाँ पे mass m1 हम रिप्लेस कर देंगे mass of अर्थ से, और m2, अब mass of अर्थ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M E से, और m2 कोई भी दूसरा mass है उसको हम सिंपल m लिख रहे हैं। उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा चेंज किया, F इज इक्वल टू G कॉन्स्टेंट उसी तरह, mass of अर्थ का mass और उसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके उसी फील्ड के अंदर, ये उसका mass m है, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये d स्क्वायर के बजाय यहाँ पे r स्क्वायर लिखा है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके, जैसे ये अर्थ है इसके सेंटर से लेके दूसरी बॉडी जिस जगह पे भी प्लेस की गई है उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये बॉडी बिल्कुल अर्थ के ऊपर हो, यहाँ पे प्लेस की गई हो सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक ये रेडियस बनता है इस सर्कल का, तो इस वजह से हम उसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Where m is the mass of the earth and r is the distance of the body from the center of the earth. सेंटर ऑफ अर्थ से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस इसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The gravitational pull of the earth acting on the body. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो फोर्स है जिसकी वजह से वो बॉडीज को अपनी तरफ पुल कर रही है, whether the body is in contact with the earth or not. बॉडी चाहे अर्थ के साथ कांटेक्ट में हो, चाहे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हो या ना हो, किसी दूसरी जगह पे हो, दूर हो, लेकिन वो अर्थ का पुल उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स उस बॉडी को फील हो रही है, तो सच अ फोर्स इज कॉल्ड अ फील्ड फोर्स। ऐसी फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। इट इज़ एज्यूम दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ये एज्यूम किया जाता है कि अर्थ के अराउंड हर तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसकी एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अराउंड है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल है, ये हम इससे पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ये भी यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे प्लेस है तो वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो वो अर्थ के पुल की वजह से आ रहा है, तो उसका कोई मैस था और उस मैस की वजह से और अर्थ के पुल की वजह से उसका कोई वेट था। तो ये इसके एग्जांपल को बता रहा है कि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑब्जेक्ट का वेट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये तो डिस्कस हो गया। एक और एग्जांपल है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दें, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। इट मीन्स कि उसको कोई फोर्स नीचे अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट से सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। इट मीन्स कि नीचे कोई फोर्स थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और वो उस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। The velocity of a body thrown up goes on decreasing while on return its velocity goes on increasing. तो ये एग्जांपल भी बता रही है कि यहाँ पे इस जगह पे कोई ना कोई फोर्स है और वो फील्ड फोर्स है और वो अर्थ की फील्ड फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो ये इन दो एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि अर्थ की जो फील्ड फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ के ऑल अराउंड है, हर साइड पे है। अब इस फील्ड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका पुल सेंटर की तरफ है। तो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन, ये इन लाइंस और एरोज से हम फोर्सेस को शो कर रहे हैं और फील्ड फोर्स को शो कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे भी आ जाएं, फील्ड फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है। इस पॉइंट पे देखें तो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है, फील्ड फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है। The field is directed towards the center of the earth as shown by the arrows in the figure. The gravitational field becomes weaker and weaker as we go farther and farther away from the earth. ये जो gravitational field है ये वीक होती जाती है जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएं। इसका मतलब है कि जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू अर्थ के करीब ज़्यादा है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाए उसके ऊपर इस फील्ड फोर्स का इफेक्ट कम हो रहा है, इस फोर्स का अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट कम हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे फील्ड फोर्स कम है।
इन द ग्रेविटेशनल, इधर से आगे हम एक और टर्म डिफाइन करने लगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम डिवाइड कर दें मास से, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, उसको हम कहते हैं दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट उसका मास से उसको डिवाइड कर दें जिस भी ऑब्जेक्ट का हम उस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पॉइंट पे। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट, ये वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, यूनिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है, उसकी वैल्यू ऑफ जी के बराबर होगी, उसकी वैल्यू 10 होगी। जिस जगह पे वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की 10 है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 10 होगी। अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो रही है, 9 होगी है किसी पॉइंट पे वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कम हो के 9 हो जाएगी। जितनी वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की किसी भी पॉइंट पे होगी उतनी ही वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की होगी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे इस जी की वैल्यू 10 है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 10 होगी। लेकिन यूनिट, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि एक्सिलरेशन है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट न्यूटन पर केजी होगा। वैल्यू स्मॉल जी वाली है लेकिन यूनिट डिफरेंट है। यूनिट कैसे आया है, यूनिट इसकी डेफिनेशन से आ रहा है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर मीन्स डिवाइडेड बाय यूनिट मास m, फॉर f डिवाइडेड बाय m, न्यूटन डिवाइडेड बाय kg, न्यूटन पर kg। तो डेफिनेशन से ही हमें इसका यूनिट भी पता चल रहा है कि जो भी वैल्यू होगी स्मॉल g की, उसके साथ फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन पर kg। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5.4, व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या चीज़ है, यहाँ पे डिफाइन हुआ है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके साथ हम ये चीज़ भी बता देते हैं कि ये जो फील्ड फोर्स है ये ऑल अराउंड द अर्थ है, अर्थ के हर साइड पे है। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। यहाँ से लेके ये डेफिनेशन और नेक्स्ट लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ऑल अराउंड द अर्थ एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 5.6, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। आप ये कैसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स है। ज़ाहिर बात है क्वेश्चन अलग है, तो पहले हम बता दें कि फील्ड फोर्स होती क्या है, उसके साथ फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि किस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फील्ड फोर्स है। डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन 4 वाला आंसर लिखने के बाद आप फर्दर इसमें एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें डेफिनेशन आ रही है, उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी का वेट किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और वो फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी उस बॉडी पे एक्ट कर रही है, तो ये शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। सेकंड एग्जांपल क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड थ्रो करें उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और वही ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड आए तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये भी शो कर रहा है कि ये जो अर्थ की फोर्स है वो फील्ड फोर्स है, उस फील्ड के अंदर अंदर ये फोर्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट एक्ट कर रही है। डेफिनेशन विद दीज 2 एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन 5.6 का आंसर है। एंड क्वेश्चन 5.7, एक्सप्लेन व्हाट इज मेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल लास्ट में भी हमने डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है, उसको डिफाइन कर दें। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ये डेफिनेशन हो गई है। आगे फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसकी वैल्यू
वैल्यू ऑफ जी के इक्वल है किसी भी पॉइंट पे। सरफेस ऑफ अर्थ के करीब ये वैल्यू 10 है और उसका यूनिट न्यूटन पर केजी है। द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फादर एंड फादर अवे फ्रॉम द अर्थ। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो रही है, तो इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी वीक होगी। तो ये पॉइंट भी हमें ऐड करना चाहिए कि एक तो ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी पे। अब ये वैल्यू वेरी भी कर रही है, वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती जा रही है जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जा रहे हैं। दो पॉइंट्स ही क्वेश्चन 7 में आएंगे। पॉइंट्स तो 3 बन जाएंगे, एक डेफिनेशन है, सेकंड में उसकी वैल्यू और उसके यूनिट की डिस्कशन है, थर्ड में इसके थ्रू हमने बता दिया है कि ये वीक हो रही है, उसकी वेरिएशन डिस्कस हो गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, द फील्ड फोर्स और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इस वैल्यू ऑफ जी की वेरिएशन देखेंगे। पहले मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको यूज़ करते हुए हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ का मास कितना है, और फिर उस मास ऑफ अर्थ को यूज़ करते हुए हम इस स्मॉल जी की वेरिएशन देखेंगे कि कितनी हाइट पे हम जाएं। हम 1000 किलोमीटर की हाइट पे चले गए तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, 100 किलोमीटर की हाइट में तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी।